नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, मोदी का खौफ कांग्रेस में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। इज़राइल और फ़लस्तीनियों का जो ये युद्ध आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। इसको लेकर के भी कांग्रेस का जो स्वर है, वो मोदी के स्वर से बिल्कुल उलट है। यानी कि यहाँ भी ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो मोदी कहेंगे, उसका उल्टा ही कांग्रेस बोलेगी। अब मैं आपको मोदी का ट्वीट दिखाती हूँ, जो उन्होंने डे 1 पे इस युद्ध के लिए किया था अपना समर्थन देते हुए। उसमें उन्होंने ये कहा कि वो शॉक्ड हैं और जो परिस्थितियाँ हैं उसमें वो इज़राइल के साथ हैं। इसके बाद वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका फ़ोन भी आता है उनको। उसके बाद फिर वो इसके बारे में देश को सूचित करते हैं और उससे 1 दिन पहले 9 तारीख को कांग्रेस की मीटिंग होती है और उसमें ये प्रस्ताव वो पारित करते हैं जिसमें साफ-साफ वो कह रहे हैं कि वो फ़िलिस्तीन के साथ हैं। अब ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि जब अ, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई ऐसी घटना होती है तो देश के जितने भी ऑपोज़िशन के लोग हैं, बाकी जितने दल हैं, सबकी एक बात होती है। लेकिन ये चीज़ कहीं न कहीं मिसिंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमास और इज़राइल युद्ध में इज़राइल को ये कह कर के समर्थन दिया है कि वो किसी भी प्रकार के आतंकवाद का विरोध करते हैं। वहीं कांग्रेस ने फ़िलिस्तीन को समर्थन अपना दिया है, प्रस्ताव पारित किया है। अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं, लोकसभा चुनाव भी नज़दीक हैं। कांग्रेस जिस तरीके से आतंकवाद को सपोर्ट कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, वो ये क्या सोच के कर रही है कि उसे क्या चुनाव में कोई फ़ायदा मिलेगा? हालाँकि इसी बात को लेकर के हिम्मत बिस्वा ने भी एक ट्वीट किया है, उसका भी लबो-लुआब यही है। तो आज इसी पे बात करते हैं कि कांग्रेस को क्या लग रहा है कि अगर वो इस तरीके के प्रस्ताव पारित करती है, आतंकवाद को सपोर्ट देती है, यानी कि एक पर्टिकुलर तबके को वो अपना बनाने की कोशिश कर रही है, तो उसे क्या इसका कोई लाभ मिलेगा? आप मेरे साथ वाली स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरे आज के मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल भास्कर जी। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जी, नमस्कार। ये कांग्रेस क्या सोच के सर ये इस तरीके का प्रस्ताव इसने पारित किया है और होना तो ये चाहिए था कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस युद्ध को लेकर के अपनी आवाज़ दिखाई, बताई, सुनाई, उसी तरीके की साउंड कांग्रेस की तरफ से भी आनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस का साउंड जो है बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ दिखाई दे रहा है तुष्टीकरण। बिकॉज़ दिस अ वेरी हाई टाइम टू टॉक अबाउट दिस। तो मैं चाहूँगी कि आप इस पे बताएँ कि कांग्रेस को क्या लग रहा है? क्या वो ये चुनाव को देख कर के ये सब इस तरीके की ड्रामेबाज़ी कर रही है? सर। मानविंदर जी, सैद्धांतिक तौर पर जब कोई अंतर्राष्ट्रीय मसला सामने आता है, जी। तो देश का स्वर एक होता है जी। और यही हमारी जो राजनीतिक विरासत रही है, जो जी, परंपरा जी। रही है, उसमें हमने इसको कई बार देखा है, जी, कई जी। मुद्दों में देखा है। जब 2 देश, भारत से भिन्न 2 देशों के बीच का मामला हो तब भी, और जब किसी देश के साथ भारत का जुड़ा हुआ मामला हो तब भी। जी। अब प्रधानमंत्री जी ने जो इज़राइल और फिलिस्तीन का मामला है, जी। इस मामले में उन्होंने दो टूक कहा है कि वो इज़राइल के साथ खड़े हैं, यानी देश जो जी। है वो इज़राइल जी। के साथ खड़ा है। जी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत जो है वो फिलिस्तीन के खिलाफ खड़ा है। जी। एग्ज़ैक्टली। हमें एक बुनियादी अंतर को समझना पड़ेगा, जो जब हम फिलिस्तीन और हमास दोनों की चर्चा करते हैं तो उसके संदर्भ में जी। हमास अधिकृत रूप से फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
वह गाजा पट्टी एक क्षेत्र जो भूमध्य सागर से लगा हुआ है और खास करके जो इस्राएली भूमि के साथ जुड़ा हुआ है, घिरा हुआ है कह सकते हैं। उस एक छोटे से भूभाग जो दिल्ली से भी छोटा है, वो 10 किलोमीटर चौड़ाई में और लगभग 40 किलोमीटर लंबाई में पड़ता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो 400 स्क्वायर किलोमीटर का एक क्षेत्र है भूमध्य सागर से लगा हुआ, और उस क्षेत्र पर जो नियंत्रण है वो हमास का है। और हमास क्या है, वो बेसिकली एक चरमपंथी गुट है, एक आतंकवादी समूह आप उसको कह सकते हैं, उसमें कोई कहने में गलत नहीं होगा। वो ये हमला भी है वो हमास की तरफ से हुआ है, और इसलिए जी। प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि वो इस्राएल के साथ खड़े हैं तो इसका मतलब है कि वो हमास के खिलाफ खड़े हैं। जी, जी, वेरी ऑब्वियस। कांग्रेस ने भी पहले दिन जो पहली प्रतिक्रिया आई थी, 7 तारीख को युद्ध की शुरुआत होती है और 8 तारीख को जो कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया आई इस मामले में, उसमें भी पार्टी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि वो इस्राएल में जो निर्दोष नागरिकों पर हमले हुए हैं उसकी वो भर्त्सना करती है, निंदा करती है। और उन्होंने इस्राएल या फिलिस्तीन के संदर्भ में ऐसी कोई दूसरी बात नहीं कही। मगर दूसरे दिन 9 तारीख को उनकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है और उस बैठक में प्रस्ताव आता है। उस प्रस्ताव में कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो फिलिस्तीन के राइट टू लैंड और राइट टू रूल, जी, यानी जमीन का अधिकार और जो शासन का अधिकार है जी, उसके वो समर्थन में खड़ी है। जी, एक अंतर है दोनों बातों में, अगर हम देखें तो पहले दिन के बयान में और दूसरे दिन के बयान में एक अंतर है। पहले दिन उन्होंने कहा कि भाई इस्राएल में जो हमले हुए हैं हम उसकी भर्त्सना निंदा करते हैं, तो जाहिर तौर पे वो हमले हमास की तरफ से हुए थे, उस चरमपंथी गुट की तरफ से हुए थे। और जो दूसरे दिन उन्होंने जो बात कही कि हम फिलिस्तीनियों के राइट्स के साथ खड़े हैं, तो दोनों बातों में अंतर है। बट इसको हम सीधे इस तरह से नहीं ले सकते कि उन्होंने कांग्रेस ने आतंकवाद का समर्थन कर दिया हो। जी, इसको हम इस रूप में हम नहीं ले सकते हैं। उनके कहने का तात्पर्य जो रहा वो दोनों ही जी। दिनों स्पष्ट था, और एक शिफ्ट जरूर था उनके स्टैंड में। हुँ, और हुँ। इसको सीधे चुनाव से जोड़ना, अब आजकल समस्या ये हो गई है कि हम सबको, पूरे देश को किसी भी मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखने की आदत सी हो गई है। एक नया चलन है, एक नया फैशन है हमारे देश में आजकल, जी, और उसके मुताबिक हम किसी भी मुद्दे पर जब भी अपनी कोई राय देते हैं, कोई टिप्पणी करते हैं, कोई प्रतिक्रिया करते हैं, या इवन उसको जो हम समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमारी राजनीतिक विचारधारा जो है एक बहुत बड़े दूरबीन का काम करने लग जाती है। जी, जी। तो इस लिहाज से हम देखें तो उनके शिफ्ट को हम मान सकते हैं। जिस तरीके से दूसरे दिन देश के 3 यूनिवर्सिटीज में पहली प्रतिक्रिया आई थी, जिसमें फिलिस्तीन के समर्थन में एक प्रदर्शन हुआ था एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और फिर उसके बाद एक संक्रमण फैला और जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया में भी छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में इस्राएल के खिलाफ प्रदर्शन किए। उसके बाद फिर कांग्रेस के जो स्टैंड में थोड़ा सा शिफ्ट आया, सीधे तौर पे फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े होने का, यानी जो मांग उन तीनों विश्वविद्यालय में उठी वही मांग या वही प्रस्ताव कांग्रेस ने भी अपनी ओर से पारित किया। तो इसलिए अगर हम सरसरी तौर पर जानने समझने की कोशिश करें तो इसको हम एक साथ इन चारों घटनाओं को गूंथ सकते हैं, इसको बांध सकते हैं एक साथ, एक कड़ी में, कहते हैं ना, पिरो सकते हैं एक धागे में। और अगर हम इसको इस धागे में पिरो के देखेंगे तो फिर लगेगा कहीं ना कहीं इसमें, इसके पीछे एक तुष्टीकरण की राजनीति है। जी। इससे भी साफ तौर पे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई इस तरह की बात करता भी है तो उसको खारिज करना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन्होंने ये जो प्रस्ताव किया, ये इनकी 5 राज्यों को में जो चुनाव घोषित हुए हैं, उसको लेकर के सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी। उस मीटिंग में ये प्रस्ताव लाते हैं, तो इट मीन्स ये जो कहना है, ये इनके चुनाव चुनाव की जो एक
प्रक्रिया है, उसी का हिस्सा है, जो इनकी एक स्ट्रैटेजी है चुनाव को लेकर के। इसलिए मैंने तुष्टीकरण, आपने भी इसको माना कि इनकी ये तुष्टीकरण की जो नीति है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। प्लस जैसा कि आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी से भी आवाज़ें आ रही हैं, तो आपने देखा होगा 3 दिन पहले एक महिला की हत्या होती है। फर्स्ट डे जो म्यूज़िक कंसर्ट से एक महिला को वहाँ मारते हैं, उसके बाद उसको ट्रक में रखते हैं, देन फिर उसको मतलब एक अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए वो जश्न जैसा कुछ मना रहे थे। अब इस पे जो ट्वीट आ रहे हैं, वो कांग्रेस माइंडेड लोगों के हैं। प्लस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एक ट्वीट मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए शर्जील, इन्होंने क्या लिखा है, और ऐसा एक ट्वीट नहीं है, ऐसे बहुत सारे ट्वीट हैं। जामिया से आ रहे हैं, जेएनयू से आ रहे हैं, और एक पिछली वीडियो में भी मैंने इसकी चर्चा की थी। एक इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार रही हैं, उन्होंने बाकायदा मतलब जो हमास कर रहे हैं उसको सपोर्ट किया, और ये वो महिला हैं जिन्होंने जिस समय कोविड पैंडेमिक चल रहा था, इन्होंने एक ट्वीट किया था कि मैं बहुत अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि ये कोरोना वायरस आ गया, अदरवाइज जो मुस्लिम्स हैं वो कहीं और जाकर के उनको रखा जाता। ये इनका ट्वीट था। तो गाहे-बगाहे ये उनके जो कांग्रेसी हैं, उनके ट्वीट को भी रीट्वीट करती रहती हैं। इनका हमास को लेकर के, हमास को सपोर्ट करता हुआ ट्वीट आया। मैं अब देखिए, हमास को सपोर्ट करने वाला ट्वीट खैर मेरी नजर के सामने से नहीं गुजरा है। जी। एक बात मैं कहूंगा कि इसराइल और फिलिस्तीन के साथ उसके उसके संदर्भ में जो भारत की डिप्लोमेसी है, भारत की कूटनीति है, या भारत का जो स्टैंड है, वो थोड़ा मतलब पेचीदगी भरा है। हमारे लिए कोई दोनों में से कोई दुश्मन नहीं है, दोनों हमारे जी। दोस्त रहे हैं। जी। और बल्कि फिलिस्तीन हमारा इसराइल से भी पुराना दोस्त रहा है, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। जिस जी। वर्ष हमें आजादी मिली थी 1947 में, उसी साल फिलिस्तीन के विभाजन का एक प्रस्ताव भी आया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में। जी। और भारत अकेला अरब देश था जिसने कि इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया था। उसके बाद फिर आइए 1948 में इसराइल स्थापित हो गया, वहां पे मित्र राष्ट्रों ने उसकी स्थापना की घोषणा की। और उसके बाद फिर वहां से जो इसराइल और अरब का कन्फ्लिक्ट है, बेसिकली यहूदियों और अरबों का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, जाति संघर्ष जिसको हम कहते हैं, और ये तो कई सदी पुरानी ये चली आ रही है। मगर ये अभी कुछ वर्षों, हाल के वर्षों में जाकर के इसका रूप थोड़ा अलग सा हमें दिखने लगा, जब हम गोले, बम बारूद और परमाणु हथियार, मिसाइल, रॉकेट इनके दौर में आ गए। खैर, तो अब 1947 में भारत ने विरोध किया, फिर भी 1948 में इसराइल को मित्र देशों ने स्थापित किया। फिर 1974 में जब यासर अराफात प्रतिनिधित्व करते थे वहां की शासन व्यवस्था का, तो जो उन्होंने एक पीएलओ बनाया, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन भी कहते हैं। जी जी जी। उसको जो मान्यता देने वाला गैर अरब देश था भारत अकेला, जिसने उसको मान्यता दी। जी जी। 1975 में हमने एक कूटनीतिक रिश्ता भी जोड़ा उनके साथ में, और फिर 1988 में एक स्वतंत्र देश के रूप में हमने फिलिस्तीन को मान्यता दी। जी। इजराइल का जो संबंध है, इजराइल के साथ हम इतने दिनों में भी कभी हम इजराइल के विरुद्ध नहीं रहे, हमने इजराइल का कभी विरोध नहीं किया। हमें तो जो कहीं एक कपुष्ट सूत्रों से ये भी जानकारी मेरे पास थी कि 1971 का जो वॉर हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ भारत का, उस दौरान
इसराइल ने हमारी मदद की थी, सैन्य स्तर पे हमारी मदद की थी उसने। जी। और फिर 1992 में जब देश में हमारे यहाँ पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, याद कीजिए, तो जी। पहली बार हमने एक पूर्ण कूटनीतिक रिश्ता जोड़ा था इसराइल के साथ। जी। और उसके बाद हमारे इसराइल के जो हम कहते हैं कि हमारी उसको क्या कहें, नेचर कह लें हम, चरित्र कह जी। लें, हमारी हुँ। ज़रूरतें कह लें, हमारी जी, जी। समस्याएँ कह लें, उस जी, पर जी। इतना साम्य रहा कि हम दोनों की दोस्ती आगे परवान चढ़ती चली गई। हुँ, हुँ। और आज इसराइल जो है हमारा एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जी। 1999 में जब करगिल वार हुआ था, तो याद करिए उस समय जो हमें मोर्टार और खास करके बम की सप्लाई हुई थी, वो हमें सप्लाई हुई थी इसराइल से। जी। कई पूर्व सैनिक तो ये भी कहते हैं कि आज जो हम विजय दिवस मना रहे हैं, वो इसराइल की मदद की वजह से मना रहे हैं, कि उस दौरान जो करगिल की पहाड़ियों पर जो आतंकी ठिकाने थे या पाक छद्म रूप से पाक सैनिकों ने जो ठिकाने बना रखे थे, उनको नष्ट करने में जो हमारी भारतीय वायुसेना ने के विमानों से जो उस बम को गिराया गया था, वो तमाम बम हमें इसराइल ने दिए थे। हाँ, ठीक तो कह रहे हैं आप। इसराइल के साथ हमारी दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण। अब और आप देखिए कि इसराइल के साथ हमारी दोस्ती किस स्तर पे है कि हम साढ़े 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार करते हैं सालाना। जी। इसराइल के साथ में। इसराइल से हम बड़ी मात्रा में जो सैन्य जो सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सर्विलेंस से जुड़े हुए उपकरण हैं, ड्रोन जी। हैं, ये बम हैं, मोर्टार हुँ, हैं, हुँ। पिस्टल्स हैं, वो सारी हुँ। चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं। और कम से कम 300 इसराइली कंपनियों का भारत में निवेश है। जी। यहाँ से हम जो हमारा टोटल साढ़े 7 बिलियन का अमेरिकी डॉलर का जो व्यापार है, उसमें से लगभग आधा तो हमारा हीरे का कारोबार है उनके साथ में, जो हम उनको जी। सप्लाई करते हैं। हम रंगीन जी। पत्थर सप्लाई करते हैं उनको, उनको फाइनल जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो जी। हमारा जो व्यापार जिस तरह से इसराइल के साथ बढ़ा है, हमारे जो सैन्य सहयोग हमारा, हम जॉइंट ऑपरेशंस करते हैं, हम जॉइंट अभ्यास करते हैं, सैनिक अभ्यास करते हैं उनके साथ में मिलकर जी। के। तो वो जिस स्तर पे बढ़ा है, उस स्तर पे भारत का फिलिस्तीन से कोई संबंध नहीं बढ़ पाया, ना तो व्यापार के जी। क्षेत्र में और ना ही किसी सैनिक क्षेत्र में। तो जी। आज निश्चित रूप से इसराइल जो है, जो हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष के जो 4-5 बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, जिसमें अमेरिका है, रशिया है, जी। फ्रांस है, उनके साथ हमारा बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर एक इसराइल भी है। हम इसके महत्व को कमतर करके नहीं नाप सकते हैं, नहीं आंक सकते हैं। जी। और इसी वजह से वो फिलिस्तीन की बात मैंने कही, तो फिलिस्तीन के साथ सिर्फ इंदिरा के शासन में ऐसा नहीं था कि भारत का बहुत अच्छा संबंध रहा या उसको भारत का समर्थन रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उसका पूरी पूरी तरह से समर्थन किया है यासर अराफात को। जिस भी स्तर पे डिप्लोमेसी के स्तर पे, हुँ, हुँ। कूटनीतिक स्तर पे हमेशा से उनका समर्थन किया है। इंदिरा गांधी के बारे में तो लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी यासर अराफात को अपना भाई कहती थीं। यासर हुँ, हुँ। अराफात जो थे, वो इंदिरा गांधी को अपनी बहन कहते थे। हुँ, हुँ। तो इस तरह का एक घना रिश्ता हमारा ज़रूर रहा है फिलिस्तीन के साथ में। लेकिन देखिए, क्या होता है कि इतिहास को आप याद कर सकती हैं, इतिहास को जिया नहीं जा सकता है। एग्ज़ैक्टली। इतिहास, अब कांग्रेस पार्टी हो सकता है यहाँ पे इसी जड़ता का शिकार हो गई हो, कि वो उस इतिहास के साथ ही जीना चाहती है अगर, जिस इतिहास में कभी इंदिरा गांधी यासर अराफात की बहन हुआ करती थी। तो मुझे लगता है कि वह एक जड़ता है। हम इतिहास से हमें सबक लेना है, इतिहास से हमें आगे का रास्ता तलाशने में मदद लेनी है, पर इतिहास को देख के हमको जड़ नहीं हो जाना है, हमें रुक नहीं जाना, ठहर नहीं जाना, हमें आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए आपको भविष्य की तरफ देखना पड़ेगा। हम बार-बार लौट करके अगर इतिहास की तरफ झाँकते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो हमारे पैर थम जाएँगे और वो कोई देश नहीं चाहेगा, कोई समाज नहीं चाहता है।
तो जहाँ तक कांग्रेस की बात है, जो आप कह रही हैं रिपीटेडली कि नहीं वो उनकी जो स्ट्रेटजी उन्होंने बदली या जो कुछ भी उन्होंने कहा है, जो स्टैंड लिया है फिलिस्तीन के साथ खड़े होने का, इसमें कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति है और वो शायद चुनाव को देख करके इस तरह का फैसला कर पाई है। मैं इसको जैसे शुरू में मैंने आपसे कहा कि हम इस तरह का निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि दरअसल जो इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का और तुष्टीकरण की जिस तरह की राजनीति में वह पार्टी संलग्न रही है, उसको देखते हुए आगे भी जिस तरह से एक खास विशेष को प्रतिनिधित्व करने वाले दलों के साथ में, एक खास संप्रदाय को प्रतिनिधित्व करने वाले दलों के साथ में, पार्टियों के साथ में उन्होंने अलग-अलग मौके पे चुनावी गठबंधन किए हैं कांग्रेस पार्टी ने। उन सबको अगर समग्र रूप में एक साथ मिला करके आप देखें, तो आपकी जो आशंका है या आपका जो ये एक निष्कर्ष है, ये इसको खारिज करना थोड़ा मुश्किल होता है। सर, मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि अगर कांग्रेस इस तरीके की स्ट्रेटजी बना के चल रही है, यानी कि तुष्टीकरण की, तो आप क्या मान रहे हैं? मतलब फिलहाल हम 5 राज्यों की ही बात करें, तो क्या उसको कोई फ़ायदा मिलने वाला है? मतलब देश की आवाज़ एक ना करके वो अपना सोच रही है ना? तो उसे कोई फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए ये तो वापस फिर हम जो इस्राइल और फिलिस्तीन का जो अभी मौजूदा नहीं, संकट है, वो हम उस उस पे नहीं जाएँगे। उस पे तो हमने बात कर ली कि इनके स्वर अलग हैं। देश के प्रधानमंत्री अलग बोल रहे हैं, ये अलग बोल रहे हैं। लेकिन नहीं, जिस यहाँ लिए एक चीज़ जिस समझना लिए है कि देखिए यहाँ एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण समझना है कि अगर देश के प्रधानमंत्री इस्राइल के समर्थन की बात कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? भाई एक कारण तो वो है जो मैंने आपको बताया कि इस्राइल के साथ एग्ज़ैक्टली। हमारे रिश्ते पिछले 30 वर्षों में बहुत मजबूत हुए हैं, बहुत घनिष्ठ हुए हैं। और जब हम आँख मूंद करके भी भारत के एक दोस्त के बारे में सोचते हैं, तो इस्राइल का चेहरा दिखता है, खासकर नेतन्याहू का चेहरा दिखता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब एक और भी बात है जो हमें इस्राइल के करीब पहुँचा देती है और वो ये है कि जिस तरह हम भारत यानी कि आतंकी हमलों का शिकार रही है, जी, आतंकवाद का दंश हमने दशकों तक 90 से लेके अब तक जिस तरह से हम झेल रहे हैं पिछले लगभग 40 वर्षों से, 35 वर्षों से, जी, उसी तरह से ये आतंकवाद का जो दंश है वो इस्राइल भी झेल रहा है। जी। चाहे वो एक तरफ हमास का हमला हो, दूसरी तरफ से जो हिजबुल्लाह का हमला होता है लेबनान से, सीरिया से आईएसआईएस के लड़ाकों का हमला होता है। तो अगर सिर्फ एक जॉर्डन को अगर हम छोड़ दें, तो बाकी ये सारे राष्ट्र जो हैं, अरब राष्ट्र जिन्होंने इसराइल को घेरा हुआ है चारों तरफ से, वो सब कभी न कभी, किसी न किसी रूप में इसराइल के ऊपर हमलावर रहे हैं। और उनके पास कोई सैनिक तो उस तरह से है नहीं, तो उनके जो ये लड़ाके ग्रुप हैं, जो आतंकवादी गुट हैं, इनके गिरोह हैं, जो वास्तव में मोर्चे पे आके लड़ाई लड़ते हैं, वो इसराइल के खिलाफ हमेशा रहे, उन सब के निशाने पे इसराइल रहा। इवन जो मिस्र है, जो आप देखें तो मिस्र सीधे तौर पर कभी इसराइल से लड़ता नहीं, लेकिन ये माना जाता है कि जो वो मेट्रो टनल है, जिसको अभी ध्वस्त करने की बात चल रही थी, वो टनल भी मिस्र से इस गाजा पट्टी में जाकर के खुलती है, जिसके माध्यम से कई अरब कंट्रीज जो हैं, वो अपने हथियार वो हमास को पहुंचाते रहे हैं उसी टनल के माध्यम से, उस सुरंग के माध्यम से। अच्छा, जी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो इसको अभी लोग भूल गए। अभी सिर्फ याद करिए, अभी 2 साल हुए हैं, बमुश्किल सवा 2 साल। जी। मई 1921 में भी सॉरी मई 2021 में भी इसी हुँ, तरह से हमास ने रॉकेट हमले किए थे इसराइल के ऊपर। जी। आज जब ये हमला हुआ है तो एक चर्चा यहाँ भी तो हमें समझना चाहिए, चर्चा बड़ी जोर शोर से हो रही है कि जो मोसाद है, जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है और मानते हैं कि जी, जी। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जो एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां, उसमें से मोसाद एक है, नंबर 1 पे है। हुँ, हुँ। और मोसाद के रहते इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? तो जी। चलिए, इसमें इससे किसी को वो इनकार नहीं है कि इसमें मोसाद की अगले थोड़ी कमजोरी कमी रही है, अगले मगर एपिसोड में मसाद पे बात करेंगे। बट फिलहाल मेरी दिलचस्पी इसमें ज़्यादा है कि कांग्रेस को
इस स्टैंड का, जो कांग्रेस ने ये स्टैंड लिया है, उसको कितना फायदा मिलेगा? नहीं देखिए, उससे कोई फायदा क्या मिलना है इस स्टैंड का? इस स्टैंड का फायदा इसलिए कोई अतिरिक्त नहीं मिलना है कि आप जिस ओर इशारा कर रही हैं कि जिस जी। संप्रदाय विशेष के वोट के लिए कांग्रेस ये सब कर रही है, दरअसल वो तो ऑलरेडी उसको अपने उसमें पाले में कर चुकी है। ऐसा जी। अगर आप कर्नाटक के चुनाव की बात करें तो वो अपने आप में एक बहुत ही सटीक उदाहरण है इस बात का, जहाँ की वहाँ के क्षेत्रीय दल जो जेडीएस थी उसको उसका लगभग सफाया हो गया था। और वो सफाया इसलिए हो गया कि सारे दलों ने सारे जहाँ बाकी जेडीएस के जो अपने पारंपरिक वोट बैंक था वो तो था ही, बट जो एक मुस्लिम वोट बैंक था वो कहीं से टूटा नहीं, पूरी तरह इंटैक्ट रहा और उसका पूरा का पूरा फायदा जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिला वहां पे। अब जो ये गठबंधन बना है इसमें भी आप देखें तो ज्यादातर कोशिश यही तो है, उसमें सारे दल लोग करके इसी तरह तो आए हैं। एमवाय का समीकरण कौन लेके चलता था? समाजवादी पार्टी, वो अब उस गठबंधन के अंदर में है। आरजेडी वो जी। काफी हद तक मुस्लिमों के लिए की राजनीति करती रही, उस समुदाय की राजनीति करती रही, वो उसके साथ में है। जहां भी आप देखें जिस भी स्टेट में टीएमसी है वहां पे वो खुले तौर पर जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है टीएमसी, जी, वो जी। उस गठबंधन में उसके साथ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके साथ है, पीडीपी उसके साथ है। तो पूरा का पूरा जो जमावड़ा है वो तो उन दलों का है ही जो एक वर्ग विशेष या एक संप्रदाय विशेष की राजनीति करते रहे हैं। तो इससे कोई इस मौके को अलग से इनकैश करने का कोई फायदा कांग्रेस को मिलेगा, मुझे इसमें थोड़ा संदेह है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बहुत फायदा होना है। हाँ, इसके खिलाफ जाने के फायदे तो नुकसान तो हो सकते हैं। जी, जी। इसके खिलाफ जाने के नुकसान तो हो सकते हैं। हो जी। सकता है कि इसके खिलाफ जाने पर उनके घटक दल ही कई नाराज हो जाएं, वेरी ऑब्वियस। तो उनके स्टैंड उनसे अलग हो जाएं और फिर एक राजनीतिक तौर पे एक बार दिखने लगे सबको, सार्वजनिक हो जाए कि यार देखो इस मुद्दे पर भी जो इंडी गठबंधन है उसके अंदर में बड़ा मतभेद है या वहां पे अलग अलग खेमे में लोग खड़े हो गए। तो वो नुकसान उनको हो सकता है उस नुकसान से बचने के लिए उन्होंने ये स्टैंड शिफ्ट किया हो दूसरे दिन, एक ही दिन बाद दूसरे दिन जो 8 और 9 तारीख जी, के जी, बयान जी, आए जी। कांग्रेस पार्टी के, उसमें जो जो भी एक थोड़ा बहुत अंतर दिखा है, उस अंतर के पीछे की वजह वो हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और मैं तो मानता हूँ कि हो सकता है कि जो 3 यूनिवर्सिटीज में जिस तरह से प्रदर्शन हुए हैं और वो एक खास वर्ग के लोगों ने किए हैं, उसके एग्ज़ैक्टली। बाद तो एक स्वाभाविक रूप से उसके साथ इसको अगर जोड़कर देखा जाएगा तो निष्कर्ष वही निकलेगा जो आप निकालना चाह रहे हैं। जी। बट सर ये इस मौके पे हमने जब चीज़ों को समझना शुरू किया, इनफैक्ट हमने, आपने, तो हमने शायद से कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई ऐसी समस्या या कोई ऐसा सब्जेक्ट सामने आता है, तो सबकी आवाज़ एक ना हो। सीमा पे कोई बात होती है तो सब दल अपनी सब चीज़ें भूल जाते हैं और एक हो जाते हैं। ये सीमा की बात नहीं है, लेकिन इज़राइल हमारे लिए इस समय बहुत बेनिफिशियल देश है। आप देखिए, बिज़नेस कॉरिडोर जो है, उसका अभी G20 में फाइनल किया है उसको, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे विषय क्या इन्हें समझ नहीं आते? मतलब ये ज़रूरी है कि इन सब मसलों में कुछ अपना छोटापन दिखाना होता है कांग्रेस एंड ऑल पार्टीज को? देखिए भाजपा जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ी अब तक की उसकी राजनीति जिस मुद्दे को लेकर के यहाँ तक इस पड़ाव तक पहुंची है उसमें राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा है। सांस्कृतिकवाद और राष्ट्रवाद ये 2 जी, प्रमुख मुद्दे जिनको भाजपा जो है लेकर के अपनी राजनीति की धुरी बना के आगे चली है। जी, अब दिक्कत क्या है कि जब वो राष्ट्रवाद की बात करती है, सांस्कृतिकवाद जो उसका है वो तो उसको खारिज, जो उनके विरोधी दल है उसको हिंदुत्व से जोड़ के करने की कोशिश करते हैं, जी, जी, जो एक तरह से काउंटर एक वो है तुष्टीकरण जी, का। जी, जी, अब रही बात जो राष्ट्रवाद है, तो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर उसको झूठा करार करने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। जी, जी। अब चाहे वो मुद्दा आप देखिए कि हमारे सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा हो, हाँ, हाँ, तब भी देखिए। सवाल उठे और हुँ, हुँ। इन्हीं दलों ने सरकार से सबूत भी मांगे थे।
फिर जी, बिल्कुल। फिर जब चाइना के साथ गलवान में हमारी स्कफल हुआ हमारा, हुँ, और हुँ। उसके बाद भी हमने तमाम वीडियोस दुनिया ने देखे हैं, जिस वीडियो में हमारे भारतीय सेना के जवान उन जी। चीनी नाटुओं को मार मार के भगा दे रहे हैं। जी, इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी चीख-चीख कर हर मोर्चे पे, हर मंच जी, पे ये कह रही है कि भाई वो चीन ने कब्जा किया हुआ, चीन ने कब्जा किया हुआ, चीन ने कब्जा जी। किया हुआ है। हुँ, हुँ। तो अब चाहे वो, वही कह रहा हूँ कि मैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, फिर चाहे चीन के साथ तनातनी का मामला हो, चाहे ये तो कनाडा में जो खालिस्तानी बैठे हुए हैं, उन पे लेकर भी एक एक बार भी कोई बात कांग्रेस के मुँह से आपने नहीं सुनी होगी। नहीं, और वो भी हैरत अंगेज है, क्योंकि ये कांग्रेस खालिस्तान खालिस्तानियों ने सबसे ज्यादा अगर किसी को टीस दी है, वो तो कांग्रेस को दी है। तो कांग्रेस को इसलिए दिया ना क्योंकि इंदिरा क्योंकि गांधी की हत्या ही खालिस्तान समर्थकों ने की थी। तो तो सर अब, क लेकिन एक क्या एक है, आप भी समझ रहे हैं कि खालिस्तान किसने पैदा किया? कांग्रेस ने किया मैं, ना? वो तो मालूम है सबको, सब जानते हैं जी, कि भिंडरावाला को पैदा हाँ, करने वाली इंदिरा गांधी पैदा थी, वो करने वहीं वाले की यही है। पैदाइश थी। हाँ, लेकिन बिल्कुल आज ठीक। आज तो मुँह खोलें, अब तो वो बातें पुरानी हो गई, आज तो जो कनाडा में खालिस्तानी बैठे हैं, उनके लिए कुछ बोलें। नहीं, मतलब ट्रूडो और सब मजेदार बात ये है कि उस पर भी अभी आपने शायद पिछले दिनों का एक रिएक्शन देखा होगा, कांग्रेस पार्टी की एक प्रवक्ता जो है वो टीवी पे हुँ, आके कह रही थी, हुँ, हुँ, वो ये कह रही थी कि साहब, जब वो उनकी क्या बोल, इंदिरा गांधी की बरसी पे हुँ, जब वहाँ कनाडा में वो हुआ, जी, नारेबाजी हुई और तमाम तरह का एक जश्न मनाया जा रहा था, तो हुँ, उस हुँ, समय भारत सरकार ने विरोध नहीं किया। हुँ, या राजीव गांधी की जो वहाँ पे एक सभा हो रही थी, उसमें खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, तब वहां पर भारत ने उसका विरोध नहीं जताया। अरे हुँ, सवाल है कि भारत ने तो विरोध जताया, आपने देखा नहीं। देखा नहीं। और आप अपने एक, इसको कहते हैं कि एक सेलेक्टिव किस्म के जो है एग्ज़ैक्टली आप वो बनाते हैं सिलेक्टिव इनका नैरेटिव। तो नैरेटिव जो है ना, इनका सिलेक्टिव है। जो आपके नैरेटिव को सूट करता है, जो आपके बस, राजनीतिक उसको कहते हैं कि राजनीति को सूट करता है, आप उन मुद्दों को चुन के सामने रखते हैं और बाकी को या तो किनारे रखने की कोशिश करती हैं या उस पे पर्दा डाल के कुछ रखने की कोशिश करती हैं। तो ये जो मैं कह रहा था कि ये तमाम मुद्दों पे आप देखेंगे तो कांग्रेस की जो स्टैंड रहा है, उसमें आपको देश के विरोध का स्टैंड तो दिख ही जाएगा। इवन जी, हम पहले भारत का स्टैंड, हम कहते हैं कि सारे दल किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर एक स्वर में बात करते थे। उसका बिल्कुल। आशय ये होता था कि दुनिया को ये संदेश जाए कि इस मुद्दे पे ह भारत एक है, एक हम है, और ताकतवर हैं। भारत का की आवाज एक है। जी, लेकिन उसको तो खंडित, अब राहुल गांधी जब भी विदेश जा रहे हैं, पिछले 2-3 मर्तबा से ऐसा लोगों ने देखा है कि वो जब भी जा रहे हैं तो वहाँ भारत की बुराइयां करके आते हैं। कभी बिल्कुल। देश में लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, कभी हाँ, अ, क्या कहा जाए, उन चीजों को लेकर तो बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि जी, पूरा देश उसको अपने आंखों सबको से देख चुका है, अपने कानों से सुन सबको चुका है। जी, जी, सबको मालूम है कि ये कैसी मतलब बचकाना बचकाना ही हरकतें इनकी कही जाएँगी। जब ये सदन में खड़े होके कहते हैं कि भारत माता की हत्या हो गई, तो इट्स इनकी समझ है। जी बिल्कुल। और खासकर देखिए, जब मैं हैरानी तो, जैसे मैंने कहा ना कि शुरुआती, जब हम पूरा देश इसको एक जश्न के तौर पे मना रहा है सर्जिकल स्ट्राइक को, हाँ, आप सबूत मांगते हैं। सबूत माँग रहे हैं। वहां पाकिस्तान की संसद में मंत्री आके खुद कहते हैं कि उनके पैर कांप रहे थे। हुँ, हुँ। जो बाजवा के जो सेनाध्यक्ष थे, उनके पैर कांप रहे थे। हाँ, और उसके बाद आपको सबूत चाहिए। हाँ। चाइना खुद कह रहा है कि नहीं, हमारे साथ बड़ी जाती हुई है वहां पे, और इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो घुस आए हैं। भाई, आपका सबसे बड़ी बात होती है कि ऐसे मामलों में आपका सूत्र होता कौन है? ना आप रक्षा मंत्रालय की बात मानते हैं, न चीफ ऑफ डिफेंस की बात मानते हैं, न वहां की उस कोर की बात मानते हैं जो उस जगह तैनात है। जी। तो बकायदा आपके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और है क्या ऐसा कि आपको पीएलए से इंफॉर्मेशन आ रहा है?
इनकी सर बड़ी या पक्की वाली आपको दोस्ती है ना। चाइना के विदेश मंत्रालय से आपको सूचना मिल रही है, उसके डिफेंस बिल्कुल, मंत्रालय से बिल्कुल। सूचना मिले, सही, हास्यास्पद है। और ये देखिए, देश को आप इन मुद्दों पे गुमराह नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देश, अब मैं पहले ही बार आपको एक आध शो में कह चुका हूँ कि हमारे देश जी, की जो जनता है, अब ये जनता 70s 80s में नहीं रहती है। बिल्कुल, ये 21वीं सदी की जनता है, वेल इक्विप्ड है, बिल्कुल। और उसको हर मसले पे लगभग अपडेट रहती है। उसको, उसके पास सूचना का कोई एक माध्यम नहीं है जिस पर वो आश्रित है पूरी तरीके से। उसके जी, पास सूचना के बहुसंख्य मामले हैं, के रास्ते हैं, स्रोत हैं, और वो किसी भी मुद्दे पर जो है अपने आप को जब चाहे तब अपडेट कर सकती है और करती है। तो बिल्कुल। इसलिए अब वो अपने मतदाताओं को यूँ भ्रमित कर पाना, मुझे लगता है कि इस तरह की चालबाजियों से अब देश में राजनीति को लेके आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। चुनाव तो कम से कम नहीं जीते जा सकते। बहुत सही कहा आपने क्योंकि अब ये बदलता भारत है और जनता यहाँ की समझती है। हो सकता है इनसे सवाल किया जाए कि आपने इस मसले पे इस तरीके का स्टैंड क्यों लिया? जब ये फील्ड में जाएँगे, चाहे वो ये विधानसभा के चुनाव हों 5 राज्यों में या फिर लोकसभा के चुनाव हों। सर बहुत-बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे शो के लिए समय निकाला आपने। नमस्कार। जी, नमस्कार, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।